हेलो वेलकम टू फोकल आईएएस। अब हम एनालाइज करेंगे 2021 2020 के वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पर ईयर 9+5 14 क्वेश्चंस होते हैं। अब 14 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो सीरीज स्टार्ट की है वो 2022 से 2014 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की सीरीज स्टार्ट की है। अभी यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस किस पार्ट से अटैच क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं या आ रहे हैं, और हम उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे पर डे। जो मेरा टारगेट है वो है कि पर डे हम एटलीस्ट 4 इयर्स के यानी 40 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करें। 40 क्वेश्चंस नहीं तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस तो हम करें, ताकि हमारा जो सीरीज है वो 4 दिन में ख़त्म हो जाए। 4 दिन में अगर हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे दैट विल बी सफिशिएंट कि हम क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, 4 दिन में हम अगर लाइक 14 इंटू अगर हम 9 करें तो ये समथिंग आ जाएगा 126। और 126 का मतलब हो गया कि अगर हम 4 दिन में करेंगे पर डे 30 करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा, और 32 करेंगे तो हमारा 128 हो जाएगा। तो पर डे हमें 32 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, 32 क्वेश्चंस का एम हमारा टारगेट रहेगा और हम इसको करेंगे। There were many reasons why industrial revolution first happened in England। यहाँ पे हमें रीजंस लिखने हैं कि भाई ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो इंग्लैंड में क्यों हुआ। तो पहला रीजन जो आएगा इसमें लाइक सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर देंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इट वाज एक ऐसा डेवलपमेंट, लाइक यू कैन से ये it symbolize की replacement of machine tools by hand tools by machine tools। okay, and ये रेवोल्यूशन अपने स्पीड की वजह से नहीं था, बट कि जो फंडामेंटल चेंजेस जो ये लेके आता है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ में वो सिंबलाइज होते हैं, वो सब सिंबलाइज करते हैं रेवोल्यूशन को। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये स्टार्ट जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था और ग्रेजुअली ये वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे कि जो इंग्लैंड में स्टार्ट होने का जो रीज़न था। फिर हम लाइक दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कि व्हाई इट स्टार्टेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्टार्ट होने के रीजंस लिखेंगे। जब हम रीजंस लिखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोशल रीज़न क्या था, फिर लिखेंगे पॉलिटिकल रीज़न क्या था, फिर लिखेंगे इकोनॉमिक रीज़न क्या था, फिर हम लिखेंगे रिलीजियस रीज़न क्या था। तो लाइक इसमें इकोनॉमिक रीज़न जब हम लिखेंगे तो इकोनॉमिक रीज़न में सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हो चुका था, यहाँ पे कमर्शियल रेवोल्यूशन हो चुका था, यहाँ पे मर्केंटलिज्म था, यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ था, स्टील और कोल यहाँ पे पास पास थे, आइलैंड नेशन था, तो इस वजह से यहाँ पे कनेक्टिविटी हमेशा रहती थी अक्रॉस द वर्ल्ड के लिए। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे कि सोशल के पास जाएंगे तो सोशल में लिखेंगे पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे लोग लिबरल ज़्यादा थे, एनलाइटेंड ज़्यादा थे, यहाँ पे लॉक की लिबर्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ने बहुत सारे राइट्स दे रखे थे, तो लोगों में बीच में टसल नहीं होता था, पीस थी, स्टेबिलिटी थी, इस वजह से यहाँ पे होता है। फिर हम लिखेंगे इसमें कि जो एक क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थी, जो एंटरप्रेन्योर्स जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार थे, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। हम फिर ऐसी पॉलिटिकल में जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनक्लोजर मूवमेंट वगैरह चलाए थे, लैंड को एक कमोडिटी बना दिया था। इस वजह से क्या हुआ था, कमोडिटी बनने से लेबर फ्री हो गई थी, लेबर फ्री हो गई थी तो ये इंडस्ट्रीज में लेबर की तरह काम कर सकती थी। यहाँ पे रॉ मटेरियल जो था वो मिल जाता था इंडस्ट्री को, बिकॉज सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा था, इस वजह से रॉ मटेरियल मिल रहा था इसको फैक्ट्रीज को। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट की इनकी कॉलोनीज बहुत ज़्यादा थी, यहाँ से क्या होता था, रॉ मटेरियल आ जाता था, यहाँ से मार्केट भी था, प्रॉफिट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। फिर कॉन्टिनेंटल वॉर्स में इतना इन्वॉल्व रहते थे, बट कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ था वर्ल्ड वार 1 से पहले। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे रिलीजियस में लिखेंगे प्रोटेस्टेंट थे, लोग अपने आप को प्रूव करना चाहते थे कि लाइक देयर बर्थ वॉज अ बून, इसलिए वो सक्सेसफुल होना चाहते थे, संडेज को वो हॉलीडे नहीं करते थे। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। और फिर लास्ट में लिखेंगे कि जो एनवायरनमेंट था वो इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा कंडीसिव था, इसलिए इंग्लैंड में ये स्टार्ट हुआ था, डिस्पाइट नोइंग दैट कि जो मोस्ट फर्टाइल ग्राउंड था वो फ्रांस में था, फिर भी इंग्लैंड में ये हुआ था। ओके, वो ग्रेजुअली ये दूसरी जगह फैला था। ये सब चीज़ें ऐसे हमें अप्रोच करना है। और फिर से वही बात है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो भी हमारे राइटर्स हैं, हिस्टोरियंस, उनको हम बीच बीच में कोट करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक्चुअली नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, प्लीज एक्सक्यूज मी। यहाँ पे 2 नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियंस
कॉन्टिनेंटल सिस्टम मे बी रेकन्ड एज द ग्रेटेस्ट ब्लंडर एंड मे बी डिस्क्राइब एज द मोन्यूमेंट ऑफ मिस डायरेक्टेड एनर्जी। यहाँ पे हमें कॉन्टिनेंटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे, फिर सेकंड क्या करोगे, कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था, क्या फीचर्स थे उसके, ओके। फिर उसके बाद लिखेंगे कि नेपोलियन ने व्हाई डिड ही इंट्रोड्यूस क्यों किया। फिर हम लिखेंगे व्हाई डिड इट फेल्ड, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट ब्लंडर कैसे था। ग्रेटेस्ट ब्लंडर लिखने में हम यहाँ पे लिखेंगे इम्पैक्ट क्या था इसके फेलियर का। इम्पैक्ट जो था, देखिए ये सब चीज़ें हम छोटी छोटी लिखेंगे, लेकिन इम्पैक्ट जो है हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे ग्रेटेस्ट ब्लंडर कैसे था और कैसे इसने मिसडायरेक्ट कर दिया था एनर्जी, ओके। कैसे इसने मिसडायरेक्ट कर दी थी एनर्जी को कॉन्टिनेंटल सिस्टम में। इसकी जो पॉलिसीज थी कैसे वो, लाइक जैसे एक जगह ये भी होता है कि नेपोलियन ने क्या किया था कि अब टू विन द हार्ट ऑफ द पीपल, वहाँ पे इंग्लैंड को चोक करा था एक तरफ से कॉन्टिनेंटल सिस्टम से, और साइमल्टेनियसली इंग्लैंड में हेल्प करने के लिए फूड ग्रेन्स भी भिजवा दिए थे। तो ये तो डाइकोटॉमी हो गई। तो ये सब पॉलिसी जो थी वो कैसे डाइकोटॉमी की वजह से एक जो मिसडायरेक्टेड एनर्जी जो लाइक जो अटेम्प्ट था नेपोलियन का वो कैसे फेल हो गया। तो इसमें हम दोनों ही चीज़ें लिखेंगे कि कैसे ये एक्चुअली एक गुड आइडिया भी हो सकता था, बट क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था या एक वेल प्लान नहीं था या फिर ओवर एम्बिशियस था, इसलिए ये फेल हो गया और इस वजह से कैसे नेपोलियन का डिटोरिएशन चालू हो गया। यहाँ पे हम कॉन्टिनेंटल वॉर के इम्पैक्ट से समझेंगे। यहाँ पे एक ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं। चार्टिस्ट मूवमेंट फेल टू अचीव इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। पहले हम लिखेंगे सबसे पहले चार्टिस्ट मूवमेंट क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे और कैसे ये फेल हुआ। कि पहली लाइन हमने जस्टिफाई कर दी, बट सक्सीडेड इन सीडिंग द सीड्स, सीडिंग द आइडियाज दैट a representative democracy should include all citizens। तो हम यहाँ पे फिर देखेंगे कैसे इसकी वजह से वोटिंग जो भी चेंजेस होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो क्या क्या चेंजेस हुए। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो चार्टिस्ट मूवमेंट से ही आते हैं, ओके। तो हम जो आगे डेवलपमेंट होते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के वो उनको हम कनेक्ट करेंगे चार्टिस्ट मूवमेंट से। फेल तो हो गया, इमीडिएटली फेल हो गया, बट लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट इसका जो हुआ वो एवोल्यूशनरी पार्लियामेंट्री जो चेंजेस थे उनके बारे में हम देखेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर सम इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वांटेड टू कीप द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिलिट्री ब्लॉक्स। मिलिट्री ब्लॉक से ये लोग अपने आप को अलग रखना चाहते थे, ओके। मिलिट्री ब्लॉक से अपने आप को अलग रखना चाहते थे, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें हमें लिखना होगा सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था, किस किस ने खोला था, लीडर्स कौन कौन थे, एक इंट्रोडक्शन लाइन, लाइक 2 लाइन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद देन देखेंगे कि अवे फ्रॉम कीप द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिलिट्री ब्लॉक्स, मिलिट्री ब्लॉक से कैसे अलग अलग रखना चाहते थे इसके बारे में हम देख लेंगे। इनके जो नैम के जो स्टेप्स थे उनके बारे में, जो डिसीजंस थे उस समय उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नैम के पर्टिकुलर जो डिसीजंस जो ये एक्सप्लिसिटली शो करते हैं कि मिलिट्री ब्लॉक से ये अलग रहना चाहते थे, हम उसको पे शो करेंगे, ओके। अब फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि लाइक मुझे लगता है कि आई थिंक दिस वॉज ये क्रिटिकली एग्जामिन होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कितना ये कर पाते हैं, सक्सेस क्या है इसकी, कर पाते हैं नहीं करते, कितने कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं, दोनों का हम यहाँ पे वैल्यूएट करेंगे और यहाँ पे फिर हम ये कंक्लूड करेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर जो होगा 2, 3, 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके। तो यहाँ पे नैम का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर देखेंगे नैम ने पर्टिकुलरली कैसे जो थीम रखी थी कि हम नहीं वॉर कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और फिर इवेंट्स देखेंगे कि किन किन इवेंट में क्या क्या स्टेप लिए, और फिर सक्सेस और फेलियर हम देखेंगे कि कितना ये लोग अपने आप को मिलिट्री ब्लॉक से अलग रख पाए, कितना नहीं रख पाए, ये पूरा हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है कि अरब कंट्रीज लुक्ड अप टू नासिर as a leader who could withstand the pressure exerted by Western countries on Egypt to make peace with Israel, okay। तो यहाँ पे नासिर, राइज ऑफ नासिर के ऊपर हमें
लिखना है बेसिकली कि नासिर को कैसे, इजिप्ट के जो नासिर थे उनको कैसे अरब कंट्रीज ने अपना लीडर चूज किया और कैसे नासिर ने इसके अगेंस्ट जो है, ये 5th क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जाम में देख करना है कि कैसे लोगों ने अपने लाइक यहाँ पे अरब नेशनलिज्म के बारे में, अरब लीग के बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कैसे नासिर के अंडर में अरब लीग बनी और कैसे इन्होंने इसको अपोज किया, और फिर यहाँ पे सक्सेस और फेलियर हम यहाँ पे देख लेंगे, कितना अरब लीग सक्सेसफुल हुआ, कितना अरब लीग फेल हुआ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे हिस्ट्री का। ओके, देखिए टिपिकल क्वेश्चन है जो भी नोट्स से नहीं मिल रहे हैं। ओके, हमें इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आता है एनलाइटनमेंट का क्वेश्चन फिक्स है। व्हाट वाज एनलाइटेंड अबाउट द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एज ऑफ एनलाइटनमेंट में एनलाइटेंड क्या था, तो यहाँ पे हमें बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने देखा था कि कांत को यहाँ पे हमें रेफर करना पड़ेगा। तो कांत ने लिखा था कि जो वोल्टेयर थे, ही लिव्ड इन द एज ऑफ एनलाइटनमेंट बट एज इटसेल्फ वाज नॉट एनलाइटेंड। तो यहाँ पे ये चीज हमें लिखना है कि एनलाइटनमेंट में एनलाइटेंड बात क्या है। यहाँ पे ये है सेल्फ इनकर्ड टुटलेज जो है, कि जैसे कि क्या होता है कि लोग वेट करते हैं फॉर रीजन फ्रॉम अदर, रीजंस जो है ना फ्रॉम अदर, इसका वेट करते हैं। इसको हमें हटाना है, टुटलेज को हमें हटाना है। टुटलेज जहां हट गई वही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट का मतलब है कि यू यूज योर ओन कंसाइंस, अपने खुद के कंसाइंस को आप यूज करो और खुद के कंसाइंस से आप डिसीजन लो। ये बेसिक चीज है यहाँ पे। तो एनलाइटन जो है ना, व्हाट वाज एनलाइटेंड अबाउट द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, तो इसमें यही चीज लिखनी है कि टू क्वेश्चन एवरीथिंग, टू थिंक क्रिटिकली, थिंक एनालिटिकली, टू बिलीव इन एम्पिरिसिज्म, एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट बात करने की बात है। यहाँ पे डाइवर्स आइडिया की बात है, यहाँ पे टॉलरेंस की बात है। इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एनलाइटनमेंट को हम डिफाइन भी करेंगे और एज ऑफ एनलाइटनमेंट को भी डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम आगे बता देंगे कि इस एज में जो क्वेश्चनिंग पावर थी या क्वेश्चनिंग की जो एटीट्यूड था वो इस एज का एनलाइटनमेंट लाइक वाज द एनलाइटेंड पार्ट ऑफ दिस एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वर द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेवोल्यूशनरी अपसर्ज ऑफ 1840s एंड इन द यूरोप। तो कॉजेस क्या थे 1840s के पहले, हम ये लिखना है 1840s में हमें लिखना है कि एक रेवोल्यूशन हुए थे, यूरोपियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो यूरोपियन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ किस कंट्री में क्या क्या हुआ, एक ब्रीफ ये दे देना है। फिर इसके बाद हम कॉजेस देखेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, और फिर इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे कि ये इसका इंपॉर्टेंस ये था। ये प्रॉपर एक टिपिकल यू कैन से ट्रैकिंग आउट द हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल। व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट, देखिए अपार्थाइड से फिर से क्वेश्चन आ रहा है। व्हाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका ट्रीटेड नेटिव्स वेरी बैडली बाय डिनाइंग देम फंडामेंटल राइट्स एंड मेड अपार्थाइड एन ऑफिशियल पॉलिसी। हाउ वर द पीपल एबल टू एंड अपार्थाइड पॉलिसी एंड एस्टैब्लिश ट्रांजिशनल रूल। अब इस ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, आपको लिखना है कि यहाँ पे सबसे पहले अपार्थाइड को डिफाइन करना होगा। ठीक है, फिर हमें देखना है कि अपार्थाइड सिस्टम के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रो देना पड़ेगा कि अपार्थाइड सिस्टम क्या था, कब आया था, व्हाट वाज इट, क्या आया था, व्हेन आया और कब आया, और इसके बाद फीचर्स क्या थे, थोड़ा सा ये लिख देना है। और इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हमें लिखना है कि ये एंड कैसे हुआ था। एंड का पूरा में लिखना है कि कैसे लोगों ने 1953 या फिर उससे पहले से कैसे लोगों ने इकट्ठा होना चालू किया, फिर रेवोल्यूशनरी टर्न लिया, फिर उसके बाद पीपल ने डेलिब्रेट करना चालू किया, स्ट्राइक्स की, प्रोटेस्ट किया, और इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बनने चालू हुआ, और लास्ट में आके हमें देखना है कि कैसे ये खत्म हुआ। ठीक है, और ट्रांजिशनल रूल आया वो कैसे बना 1990s में आके ये चीज हुई। ओके, अपार्थाइड ये सिंपल से क्वेश्चन अपार्थाइड से रिलेटेड बट लाइक इट हैज टू बी अटेम्प्टेड। ओके, The rise of nationalism across the nations shattered the chains which held together the empires of the modern Europe. Okay, यहाँ पे rise of nationalism across the nations की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एम्पायर वाला सिस्टम था बेसिकली हमें यहाँ पे 1914 से पहले जो दिक्कतें हो रही थी, नेशनलिज्म जो चल रही थी, उसने कैसे एम्पायर्स को खत्म कर दिया उनके बारे में हमें लिखना है। इसमें इनफैक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में जब लिखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि एम्पायर्स जो थे वो खत्म हो रहे थे। ओके, तो नेशनलिज्म की राइज में
एम्पायर्स कैसे ख़त्म हुए इसके बारे में देखना है। और ये इनफैक्ट हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, बट किंगडम जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ख़त्म नहीं हुए थे। एग्जैक्टली जो किंगडम से वो आके 1914 में ख़त्म हुए थे। और यहाँ पे इनको भी हम रेफर कर सकते हैं कि इन्होंने छोटे छोटे किंगडम्स जो थे उनको ख़त्म कर दिया था। ओके ओके, तो नेशनलिज्म का जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है वो कब और कहाँ कैसे हुआ, तो इसमें सारे हम लिखेंगे। जो आपके बाल्कन कंट्रीज हैं उनके बारे में लिखेंगे, कैसे ऑटोमन एम्पायर के बारे में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि अरब नेशंस के बारे में लिखेंगे। जहाँ जहाँ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म आई है उनके मेंशन करते हुए लिखेंगे, बहुत ही ब्रीफ तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिवली लिखेंगे। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली इन द ब्रीफ लिखेंगे हर के बारे में, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब लाइक हम अरेबिक नेशन भी कवर करेंगे, हम लाइक यू कैन से जो प्रिंसली स्टेट्स से इंडिया में उनके बारे में भी लिखेंगे, अगर इफ इन केस कहीं पे भी देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि कैसे जो एम्पायर सिस्टम था उसको ख़त्म करके नेशनलिज्म ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ओके, यूरोपियन के बारे में लिखेंगे, सारी चीज़ें हम लिखेंगे। ओके, उसके बाद लिखेंगे, लेकिन बेसिकली ये वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास की बात लिखनी है और यहीं से हमें समेटना भी है। इन द अमेरिकन सिविल वॉर द विक्ट्री ऑफ द नॉर्थ हैड मैनी कॉन्सिक्वेंसेस। अमेरिकन सिविल वॉर में, इन द अमेरिकन सिविल वॉर द विक्ट्री ऑफ द नॉर्थ हैड मैनी कॉन्सिक्वेंसेस। Some of them were direct and obvious. अब यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर की एनालिसिस लिखनी है। इसमें हमें लिखना है कि कैसे विक्ट्री ऑफ जो नॉर्दर्न कंट्रीज की, जो नॉर्दर्न स्टेट्स की जो विक्ट्री होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे, डायरेक्ट और ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस और इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, हमें उनके इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन अमेरिकन डेवलपमेंट वर परहैप्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कौन से थे, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस कौन से। इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस में बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन, रेलवे और इंटीग्रेशन, लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी वजह से कैसे लॉन्ग टर्म में आया। जैसे यहाँ पे जाके जो ब्लैक्स को, लाइक से ब्लैक्स जो भी नॉन अमेरिकन से उनको राइट्स मिलते हैं और वो वहाँ पे आके लेटर वहाँ पे हायर जो पोजीशंस होती है उनको एक्वायर करते हैं और यू कैन से काफ़ी लिबर्टी मिलती है उन लोगों को, एक ह्यूमन लाइफ मिलती है। सिमिलरली रेलवे की वजह से कैसे जो फैक्ट्रीज थी उनका डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आता है, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से अमेरिका नेट इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बन जाता है और कैसे राइज ऑफ अमेरिका हो जाता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होंगे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट एमेंसिपेशन ऑफ द स्लेव्स वगैरह वाली बात आएगी, डायरेक्ट इम्पैक्ट आएंगे इसमें। और इसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स भी आते हैं। इन सब ये कुछ डायरेक्ट होंगे, और इनडायरेक्ट जो होंगे वो हम देखेंगे कैसे इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेंगे और कैसे ये फ्यूचर में जाके अमेरिका को बेनिफिट करेंगे। यहाँ पे हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। हिस्टोरियन का नाम मस्ट है यहाँ पे लिखना, क्योंकि हिस्टोरियन जो होते हैं वही एनालाइज करेंगे, आप नहीं एनालाइज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है कि रेवोल्यूशन वेदर इन रशिया और इन चाइना आर a disastrous way of transforming a country. Okay, अब रशियन रेवोल्यूशन और चाइनीज रेवोल्यूशन जो है उनके ऊपर हमें कमेंट करना है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन है वो डिजास्ट्रस वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए कंट्री है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या हुई रेवोल्यूशन की वजह से, रशियन रेवोल्यूशन के और चाइनीज रेवोल्यूशन के जैसे। और नेगेटिव रेवोल्यूशन, नेगेटिव इफेक्ट्स जो आते हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिविल वॉर चालू रहा, फिर हम यहाँ देखेंगे कि चाइना में आइसोलेटेड पॉलिसी ये लोग लेते रहे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो प्रोग्राम था वो फेल हो गया था, ऑटोक्रेसी, यहाँ पे ऑटोक्रेसी नहीं, लाइक यू कैन से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई थी, वन मैन गवर्नमेंट हो गई थी, डेमोक्रेसी जो पीपल्स पार्टिसिपेशन था वो नहीं था। तो इन सब के हम इफेक्ट देखेंगे कैसे रेवोल्यूशन जो था वो फ्रीडम को सप्रेस कर गया। कोई चीज़ इवॉल्व होती है तो उसमें क्या होता है, एवोल्यूशन से जब निकलती है तो उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनिक डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा कि आउटकम जो होंगे सस्टेनेबल होंगे। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि रिप्लेसमेंट होता है और एक वैक्यूम हो जाता है। अगर
वैक्यूम जो है अच्छे लोगों लाइक इट डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी, जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो इफ ही इज अ गुड लीडर मैनी अ टाइम्स लाइक मैनी इनफैक्ट रेयरली इट हैपेंस लाइक जो गुड लीडर्स होते हैं वो कंट्री को ड्रैग डाउन कर जाते हैं या फिर दे पुल अप द कंट्री और यहाँ पे एक एस्टेब्लिश कर देते हैं प्रॉपर सिस्टम। बट रेवोल्यूशन की वजह से ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि यहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है और फिर वहाँ पे लोगों की पॉवर्टी, लोगों में वायलेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें यहाँ पे बुराइयाँ दिखनी है, बेसिकली बुराइयाँ लिखनी है रशियन रेवोल्यूशन की और चाइनीज रेवोल्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरोप वॉज एट वॉर विथ itself. Europe was at war with itself in the first half of the 20th century with a long ceasefire comment. First half of the 20th century. First half of the 20th century का मतलब हो गया कि 1950 तक। Okay. Europe was at war with itself in the first half of the 20th century with a long ceasefire. तो 1900 से लेके 1950 तक यूरोप वॉज एट वॉर विथ इटसेल्फ, अपने आप से वॉर पे था। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century विथ ए लॉन्ग सीज फायर। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा कि 1914 तक यू कैन से आई वुड कोट की लॉन्ग सीज फायर्स होती थी क्योंकि 1900 से अगर हम देखें 1940 तक 14 तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप वगैरह हो रहा था। ठीक है, देवर prevalence of military built up, or you can say nationalism, or you can say preparation for war across the Europe. Okay, तो यूरोप was at war with itself. यूरोप में खुद ही एक प्रिपरेशन हो रही थी अपने आप को ही बचाने के लिए। ओके, दैट वाज एवरीथिंग वाज फॉर सेल्फ डिफेंस। ओके, तो यहाँ पे एक ये लिखेंगे हम। फिर हम लिखेंगे कि जब वॉर हो जाता है, बीच में वॉर होता है, इंटरमीडिएट वॉर होता है, फिर 1920 से लेके 1940 तक फिर से यहाँ पे एक यूएसएसआर और यूएसए लेड कैपिटलिज्म का यहाँ पे एक कोल्ड वॉर टाइप का चालू होता है, लाइक एक टसल चालू होता है। तो यूरोप में जो है कैपिटलिज्म, यू कैन से अ फियर ऑफ कम्युनिज्म जो होता है वो यूरोप को खुद से वॉर में रखता है। ओके, और लास्ट अगर हम देखेंगे तो आफ्टर 1945 यहाँ पे कोल्ड वॉर चालू हो जाएगा। तो सीज फायर तो बहुत ज़्यादा रहता है बट एक्चुअली वॉर पे रहता है यूरोप। क्यों? इससे पहले प्रिपरेशन फॉर वॉर हो रही थी यहाँ पे, फिर इसके बाद भी यहाँ पे डिफेंस अगेंस्ट कम्युनिज्म हो रहा था, फिर हम देखा यहाँ पे अगेंस्ट कोल्ड वॉर चालू हो जाता है। तो आई वुड राइट इट इन 3 पार्ट्स और लिखेंगे इंटरमिटेंटली यहाँ पे वॉर्स हो जाते हैं। ये जो सीज फायर था, जो वॉर था वो वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगेन फिर से वॉर खत्म होने के बाद अगेन न्यू फॉर्म लेके ये यूरोप का वॉर, यूरोप का टसल चलता रहता है। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अटेम्प्ट करूंगा। Let's see next question. The impact of the end of the Cold War and the emergence of the US as a lone superpower has been both good and bad. तो यहाँ पे लिखना है बेसिकली कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर के फायदे क्या थे, वॉर के फायदे क्या थे, बेनिफिट्स क्या थे। ठीक है, सिमिलरली राइज ऑफ इसी के साथ यही है, राइज ऑफ यूएसए हो जाएगा। इसके फायदे क्या थे, फिर इसके नुकसान क्या थे, नेगेटिव्स क्या थे। इंटरनेशनल पॉलिसिंग हो जाएगी, इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, यूनिपोलर बढ़ जाएगा, हेजमोनिक कंट्रोल आ जाएगा, ये सब चीज़ें हमें नेगेटिव में लिखना है। ओके, बेनिफिट्स जो होंगे वो लिखना है। यहाँ पे अगेन हमें हिस्टोरियंस को कोट करना मस्ट है बिकॉज हिस्टोरियंस बहुत ही बढ़िया इंसाइट देते हैं। ओके, डू यू थिंक दैट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल disputes and ensuring peace in the world?
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे, उनका रोल जो है उसको हमें एनालाइज करना है, यूएनए के रोल्स को हमें एनालाइज करना है, और हमें ये देखना है सक्सेस वाले कौन कौन से थे और फेलियर वाले कैसे थे, कौन कौन से थे। ओके, अब फिर हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये यूएनए जो है वो सक्सेसफुल रहता था जब स्मॉल कंट्रीज इन्वॉल्व होती थी, जब बिग कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती थी तो यूएनए जो है वो फेल कर जाता था, बिकॉज इट वाज अंडर द प्रेशर ऑफ वीटो पावर होल्डिंग कंट्रीज। और इसके एग्जांपल्स हमें देखने पड़ेंगे और लिखने पड़ेंगे। फिर हम इसके बाद लिखेंगे कि यूएन के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीडेड हैं, तभी यूएनए जो है उसको रिजुविनेट किया जा सकता है और वो रिलेवेंट हो सकता है इस मॉडर्न वर्ल्ड में या डायनेमिक वर्ल्ड में या चेंजिंग वर्ल्ड में। तो हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे यूएनए के बारे में लिखना होगा। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे तो लिखेंगे यूएनए जो है था वो एस्टेब्लिश हुआ गया था विद द मोटिव कि हमें वर्ल्ड पीस को एंड इंश्योर करना है, और जो भी शॉर्ट कमिंग थी लीग ऑफ नेशन के उनको उनसे ओवरकम करने के लिए बनाया गया था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट्स रोल है जो उनका जो सक्सेस है मिक्स सक्सेस हुई है, एनालिसिस लिख देना। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटनमेंट वर इन सम वे कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड थ्योरीज ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की कंटिन्यूएशन थी प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटनमेंट। इसमें हमें रेनेसां वाले जो चीज़ें हैं, रेनेसां वाली जो चीज़ें हैं उनसे जो साइंटिफिक इन्वेंशन है उनको मेंशन करना मस्ट होगा, जैसे कि गैलीलियो का, कोपरनिकस का, पास्कल का, न्यूटन का, जो भी चीज़ है उनको हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। जैसे कि हम देखेंगे वोल्टेयर जो था वो न्यूटन को जितना मानते थे उतना ही लॉक को मानते थे, तो इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे साइंटिफिक इन्वेंशन जो थे उन्होंने चर्च को चैलेंज किया, उन्होंने स्टेट प्रोसिक्यूशन को फेस किया, और इसी वजह से लोगों में एक एम्पेरिकल एविडेंस आया कि थिंग्स शुड बी क्वेश्चनड और कैन बी क्वेश्चनड, और इसी वजह से फिर यहाँ पे एनलाइटनमेंट पुश हुआ। एनलाइटनमेंट की बेसिक जो थ्योरी है वो यहाँ से आती है। तो हमें साइंटिफिक इन्वेंशंस के नाम यहाँ पे याद होने चाहिए, हिस्टोरियंस के नाम भी यहाँ पे होने चाहिए हमें टिप्स पे। ओके, हम 2020 में चले गए थे, आई एम सॉरी, अभी हमने 2021 का किया था, अभी हम यही रुकेंगे। 2020 का एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम फिर एनालिसिस करेंगे। ओके।